हेलो एवरीवन। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, यहाँ पर ये पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु का मतलब ये एक जनरलाइजेशन सूत्र का हो गया। वो अक्षीय स्थिति में भी हम उस सूत्र की हेल्प से वैल्यू निकाल सकते हैं और निरक्षीय। सपोज ये कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये समायोजन है एक ऋणावेश और एक धनावेश का। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। ये हमने P को इंडिकेट कर दिया। इसके मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर कोई पॉइंट C है जहाँ पर हमें E कैलकुलेट करना है, और ये लाइन जो C और O को मिला रही है इस अक्ष के साथ में, द्विध्रुव की अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। इस बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इस P को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। उसके लिए फिर वही एक समांतर चतुर्भुज हमने बताया था बनाना पड़ेगा। ये लाइन हम खींचेंगे इसके परपेंडिकुलर, आगे बढ़ाएंगे, और इसके समांतर लाइन इस हेड से हम खींचेंगे। जहाँ तक ये काटेगा वो खंड आ जाएगा हमारा इसका ऊर्ध्वाधर खंड, ऊर्ध्वाधर घटक। सपोज ये P है, तो ये चूंकि इधर थीटा नहीं है साइन थीटा हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसके समांतर रेखा यहाँ बिंदु से P से हम ड्रा करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा P cos थीटा। इस तरह इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के दो घटक हो गए, क्षैतिज घटक P cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक P sin थीटा। बिंदु C इस P cos थीटा के अक्ष पर पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जिसको हम E1 कह दे रहे हैं, वो इस P cos थीटा के अक्षीय स्थिति में है। जबकि इस लंबवत घटक P sin थीटा के कारण जो यहाँ पर बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निरक्षीय स्थिति वाली कंडीशन पड़ रही है। यहाँ पर हम इनको चाहे तो वैद्युत द्विध्रुव को इसको बना लेते हैं ताकि ये रोटेट पोजीशन हमें साफ दिखाई दे। अब देखिए आप, ये P sin थीटा के लंबवत पड़ रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ये होगी E2। ये हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दोनों सूत्र हम निकाल चुके हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय। ये जो पढ़ रहा है ये अक्षीय स्थिति में पढ़ रहा है, और ये पड़ रहा है E2 निरक्षीय स्थिति में। इस तरह इन दोनों का परिणामी यहाँ निकालने के लिए एक समांतर चतुर्भुज E1 और E2 से बनाएंगे, और इसका जो विकर्ण आएगा वो इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंडिकेट करेगा।
जिसको हम ई कहेंगे, और यहाँ पर ई बराबर होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसको लिखेंगे वही चित्रानुसार। माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें P को, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में वियोजित करना पड़ा। अतः P को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करें तो यहाँ पर क्षैतिज घटक जो कि E cos थीटा है, क्षैतिज घटक P cos थीटा के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ सूत्र हमने पढ़ा था 2p/r³। r जो है ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की, O से लेकर, ये बिंदु O से लेकर C तक की दूरी को r कह रहे हैं। P सिंपल था, लेकिन यहाँ पर जो P हम लेंगे वो ये क्षैतिज घटक यानी कि P cos थीटा लेंगे। तो P के स्थान पर P cos थीटा रखेंगे अपॉन r³। तो वहाँ सूत्र था 2p/r³, तो यहाँ हो जाएगा 2p cos थीटा अपॉन r³। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। इसी प्रकार जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है P sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक P sin थीटा के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम कहेंगे E2। ये निरक्षीय स्थिति में है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में केवल इस 2 का अंतर है। जैसे ही बिंदु अक्षीय स्थिति से निरक्षीय स्थिति में जाता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हाफ हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r³, और P की जो स्थान ले रहा है वो ये P sin थीटा ले रहा है। यहाँ लिखेंगे P sin थीटा अपॉन r³, इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि E1 और E2 के बीच में जो एंगल है, ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री है, जबकि ये एंगल हम मान रहे हैं फाई है। अतः C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2। E1 और E2 के सदिश योग के इक्वल होगा। क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो चाहो तो आप सूत्र में मान रख के दिखा सकते हो कि E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 90, और कोस 90 का मान इसमें रखते हुए ये वैल्यू हो जाएगी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्योंकि कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर आप इसके सामने लिखेंगे कोस 90
इक्वल टू जी टू E1 E2 cos 90 की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। इस तरह E की वैल्यू आ गई अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इस सूत्र में हम इसकी सीधी वैल्यू रखते हुए E1 और E2 के मान रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो इसको अब हम हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। चित्र को बना रहने देते हैं। इक्वेशन 1 को अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी और ये इक्वेशन 2 की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसको आगे आप बढ़ाते हुए बिल्कुल इसी तरह से E इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम थोड़ा इसको इधर कर दिया है। आपको कॉपी में पूरा स्पेस मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना कि ये बराबर के नीचे बराबर चलता रहे, इसको इधर उधर नहीं करे। यदि मैं यहाँ लिखूँगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऐसा करते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं। E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर, तो E1 की वैल्यू ये रही है हमारे पास, ये वैल्यू पूरी यहाँ रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर प्लस नीचे वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p साइन थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। इन दोनों में आप देख रहे हो जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r क्यूब दोनों ही पदों में है, कॉमन लिया, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ जो बचा वो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचा साइन थीटा का स्क्वायर। इसको अंडर रूट से बाहर हम निकालेंगे तो ये पावर ख़त्म हो जाएगी और ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, बचा ये फैक्टर पूरा, इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे, 2 की जगह 4, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक सूत्र है वो आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। वो सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू, अब यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि सूत्र हमने पढ़ा है, ये यहाँ पे मजला ब्रैकेट बनाएंगे, सिंस का निशान लगाएंगे, चौके का निशान, और इसको पेज के बिल्कुल राइट में मिलाते हुए, इधर कोई स्पेस ना रहे, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई किया और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम इसको इधर ले जाए तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपके पास पेज में यहाँ पर जगह नहीं है तो आप नेक्स्ट लाइन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल इधर कोने पे मिलाते हुए लिखेंगे, लेकिन जब हम ये नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट लाइन से ही शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर क्यूब एज इट इज इंटू अंडर रूट। अब हम देखें यहाँ पर कि कोस स्क्वायर थीटा 4 प्लस के है, 1 माइनस का है, तो 3 बचे प्लस के, और ये 1 अकेला है तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र आ गया जो कि E की वैल्यू को बता रहा है। लेकिन अभी हमने केवल और केवल परिमाण निकाला है दिशा के लिए। अब इसको आगे हम लिखेंगे, यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पर tan फाई निकालना है। इसमें
इस पॉइंट को हम E1 तो है ही है, E1A चलो रहने देते हैं, यही रहने देते हैं। तो ट्रायंगल C E1 और E में tan फाई यानी कि लंब बटे आधार, लंब यानी कि कोण के सामने की भुजा, सम्मुख भुजा। ये भुजा चूंकि हम बता रहे कि ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है हमारा, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी, जितनी ये है उतनी ये होगी। तो ये E2 के बराबर है, तो ये भी हमारी E2 होगी। तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब जो इंडिकेट कर रहा है वो E2 को, और आधार हो गया E1। दोनों की वैल्यू हम रखें। E2 की जो वैल्यू थी वो 1/4πε0 के, आई थिंक इधर ये कट रहा है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। आगे लिखेंगे यहाँ पर tan फाई इक्वल टू 1/4πε0 के Q E2। ये था अनुदैर्ध्य स्थिति वाला, सॉरी अनुप्रस्थ स्थिति वाला, यानी कि निरक्षीय स्थिति वाला। तो यहाँ लिखेंगे हम P sin थीटा अपॉन r क्यूब अपॉन 1/4πε0 के, ये इक्वेशन 1 में जो वैल्यू आई थी 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। अब ये पूरा कट जाएगा। जब इस तरह 4 अपॉन में आ जाते हैं तो पहले से तीसरा कट जाता है, तो इस तरह इससे ये कट गया और p से p कट गया, और ये आ गया 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं, या 1/2 tan थीटा। तो ये tan फाई जो है इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र E की दिशा को दर्शाएगा, यानी कि tan फाई आ गया हाफ ऑफ tan थीटा। इस सूत्र में ये एक जनरल सूत्र आ गया हमारे पास में। तो दो सूत्र हमारे पास आए, एक तो दिशा के लिए आया और एक आया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करें तो जो सूत्र हमें मिला वो E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन r क्यूब इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हम निकाल चुके हैं। यदि बिंदु C द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है, मतलब ये हो गई अक्षीय स्थिति। तो इस थीटा की वैल्यू, इसको हम इस तरह से रोटेट कराते जाएंगे तो ये घटता जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, थीटा की वैल्यू होगी 0। तब E की वैल्यू इस सूत्र में मान रखे हम 1/4πε0 के P अपॉन r क्यूब इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर 0। पुनः इसमें वैल्यू रखेंगे। E बराबर 1/4πε0 के इंटू P अपॉन r क्यूब √1 + 3 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और ये मझले ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे चूँकि cos 0 = 1। तो 3 कम 3 और 3 और 1 4, और 4 का वर्गमूल आ गया 1/4πε0 के
ये 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो गया 2p/r³। ये सूत्र हम इससे पहले लेक्चर में निकाल चुके हैं। ठीक इसी तरह इसमें सेकंड स्थिति आती है कि ये बिंदु C इसके अर्ध लंब पर स्थित है, यानी कि अक्ष के अर्ध लंब पर स्थित है, मतलब निरक्षीय स्थिति में है। तो यहाँ पॉइंट सेकंड नोट नंबर 2 डाल के लिखेंगे, यदि बिंदु C द्विध्रुव के अर्ध लंब पर स्थित है, तो ये कंडीशन होगी निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी। फिर उसी इक्वेशन में E की वैल्यू निकालेंगे, सेम सूत्र 1/4πε0 के p/r³, 1 + 3 cos² 90, और cos 90 का मान हो गया 0, ये 0, बाकी एज इट इज, और ये फैक्टर 0, तो यहाँ बचा 1 और 1 का वर्गमूल 1, तो यहाँ पे ये बच गया केवल p/r³, यानी कि E की वैल्यू आ गई 1/4πε0 × p/r³। तो इस तरह हमने देखा कि इस सूत्र के द्वारा, जिसको हमने कहा कि किसी बिंदु पर हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, और ये सूत्र इस तरह से सामान्य सूत्र के रूप से भी जाना जा सकता है। यदि एग्जाम में किसी बिंदु पर आए या अक्षीय और निरक्षीय दोनों में से वो कोई सी की भी बात ना करे, तो तब आपको यही निकालना है। ओके, थैंक यू।